चिनकाई सर्माडिलो भी उसे रोक पाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने 11 को सुपर हीरो वाली लैंडिंग करते देखा, उसको एहसास हुआ कि वो फंस गया। इसके साथ ही उन्होंने उसे ब्रैम्बल्स की बेल में बांध लिया, जबकि दूसरे टिमर्स हैरान थे कि उन्होंने कैसी ताकत देखी है। पिछले अध्याय में शिर्यू ने चूहों के सफाई का मिशन लेने का फैसला किया। अनपेक्षित रूप से वो चिनकाई से मिला और उसे आश्चर्य होता है चिनकाई उसके साथ जुड़ने के लिए अडिग थे, और क्योंकि शियू दयालु है, उसके पास उसके प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत नहीं है। इसलिए शियू और उसकी अस्थायी टीम ने ग्राउंड रैट्स के सफाई के मिशन के लिए पंजीकरण करवाया और वहां पहुंचने के लिए बस ली। अब अगले भाग की ओर। जब वे यात्रा कर रहे थे, चिनकाई को याद आया कि शियू हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है। इसलिए उसने शियू से पूछा कि क्या वाकई वो लड़ाई की पढ़ाई में माहिर नहीं है, जिस पर शियू ने उसे बताया कि उसका अनुमान सही था। वो पालतू जानवरों को पालने की पढ़ाई में माहिर है, क्योंकि लड़ाई और मरना उसके लिए बहुत खतरनाक है, और उसका मानना है कि जानवरों को पालना सीखना आगे बढ़ने का रास्ता है। तो ये सामान्य बात है कि पालतू जानवरों को पालने की पढ़ाई में माहिर एक व्यक्ति के लिए हार्डन के साथ आयरन ईटर का उत्पादन करना। लेकिन उनके चेहरे पर केवल आश्चर्य ही दिखाई दिया, क्योंकि वो अभी जो उसने कहा उसे समझ रहे थे। कुछ पलों के बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जहां पर मजदूर उनका स्वागत करने में खासे खुश थे, क्योंकि वे वहां चूहों को मारने आए थे। और मजदूरों ने एक सेकंड भी व्यर्थ न करते हुए उन्हें उनका सामान थमा दिया, जिसे देख शिर्यू ने उनके जुनून की सराहना की। पर अब जब वे सब अकेले थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि शुरुआत कहां से करें। और कोई चारा ना देख शिर्यू ने उनसे कहा कि पहले अपने अपने पालतू जानवरों को बुलाएं, क्योंकि उन्हें लगा 11 की सुपर निगाह से इस जटिल जगह में ग्राउंड रैट्स को खोजना सबसे महत्वपूर्ण होगा। बाकी सबने भी खुशी खुशी मान लिया, क्योंकि वे इसलिए ही तो यहाँ आए थे। इसके साथ ही सबके पालतू जानवर आपस में मिले, और अब जब युवा ने शिर्यू के आयरन ईटर को गौर से देखा, उसने पूछा क्या उसने अपना पेट बीस्ट आयरन बैम्बू प्रजनन आधार से भी लिया था। चूंकि इस आयरन ईटर की ग्रोथ बिल्कुल सही है और इसके फर की चमक और शरीर को देखते हुए यह अच्छी सेहत में लगता है, तो संभवतः शिर्यू बम्बू रॉक जिम का शिष्य हो सकता है, जिसे शिर्यू ने इनकार कर दिया। ये दो जगहें आयरन ईटर्स को पाल रही हैं, पर दोनों में अंतर भी है, क्योंकि आयरन बैम्बू प्रजनन केंद्र वही है जहां आयरन ईटर्स की नस्ल बनाई जाती है, जबकि बैम्बू रॉक जिम खास तौर पर ट्रेनिंग के लिए समर्पित है। आयरन ईटर्स वाले टेमर्स के लिए जगह है, और बांस रॉक जिम का मौजूदा लीडर ग्रैंड मास्टर लिन है, जो आयरन ईटर्स पालने पर फोकस करते हैं। उसका आयरन ईटर इलेक्ट्रिक और फायर टाइप के मूव्स करता है। हार्डन के अलावा उसका आयरन ईटर्स को पालने का अनोखा तरीका है। कहा जाता है कि वो ग्लेशियर सिटी में सबसे बेहतरीन आयरन ईटर्स पालने वाला टेमर है, इसीलिए युए को यकीन था कि शिर्यू बांस रॉक जिम का शिष्य है। और चिनकाई कहते हैं कि जिम लीडर लिन शायद पिंकचन में सबसे ताकतवर टेमर होंगे, इसीलिए क्योंकि बांस रॉक जिम लीडर लिन एक ग्रैंड मास्टर टेमर है। और किसी को भी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचने से पहले इंटर्न लेवल और प्रोफेशनल लेवल से गुजरना पड़ता है। और प्रोफेशनल लेवल के आगे में 3 हिस्से होते हैं, शुरुआती, मध्य और अंत का स्टेज। ये कामयाबी चंद लोगों को ही मिल पाती है, जबकि जिंग जिंग को यकीन नहीं है कि जिम लीडर लिन पिंकचन में सबसे ताकतवर टेमर है या नहीं, पर उनकी बेटी सबसे युवा प्रोफेशनल टेमर है। उसने 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल एग्जाम पास कर लिया, फिर वो 9 मेजर अकादमियों में से एक में दाखिला ले ली। अब तक तो उसे ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, जिस पर तुमने उसे बताया था कि जिंग जिंग्स जानकारी पुरानी पड़ गई है। जब से लिन शाओझू ने ब्रीडिंग मेजर लिया और वो पिंकचन वापस आ गई है, तो उसने आयरन ईटर भी चुनने में मदद की, क्योंकि उसने कहा था कि उसने ब्रीडिंग सिर्फ इसलिए पढ़ी क्योंकि वो रिसर्च करना चाहती थी कि क्या आयरन ईटर्स आगे और इवोल्व हो सकते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि ये एक मुश्किल रिसर्च है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर लिन पूरी जिंदगी आयरन ईटर्स पाल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला जो यह सुझाए कि आयरन ईटर्स इवोल्व हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि आयरन ईटर्स का जितना विकास हो सकता है वो हो चुका है। लेकिन जब वे बातचीत कर रहे थे, तब शियू और 11 ने जमीन के नीचे कुछ हलचल देखी, जिस पर शियू ने उन्हें बात बंद करके चलने को कहा, और उन्होंने वैसा ही किया। अपने चश्मे से चिनकाई ने उसका साइज देखकर ताजा किया, सो उसने अंदाजा लगाया कि वो एक लेवल 4 की चूहा है, लेकिन वो अलग थलग है तो ज्यादा खतरा नहीं है। चुनौती अब यह है कि उसको निकाला जाए उससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे और भाग निकले। और चूंकि धरती के चूहे तापमान के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं ध्वनि या प्रकाश की तुलना में, जिंग जिंग उनको बताता है कि अगर आयरन ईटर्स और आइस आर्माडिलो उसके पास आते हैं तो उसे शायद पता चल सकता है। इसलिए वो अपने उसके पास पौधा बनकर चुपके से जाओ और उसे उलझाकर पकड़ लो। लेकिन वो चूहा सोचा से ज्यादा चुस्त था, इसलिए उसने उसके उलझाने की क्षमता को भी चकमा दे दिया। चिनकाई सर्माडिलो भी उसे रोक पाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने 11 को सुपर हीरो वाली लैंडिंग करते देखा, उसको एहसास हुआ कि वो फंस गया। इसके साथ ही उन्होंने उसे ब्रैम्बल्स की बेल में बांध लिया, जबकि दूसरे टिमर्स हैरान थे कि उन्होंने कैसी ताकत देखी है, क्योंकि लगा जैसे कुछ आसमान से गिरा हो। वे तो यकीनन मानने लगे थे कि वो आयरन ईटर की मदद से पूरे गुच्छे के गुच्छे जमीनी चूहों से लड़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इसे शाओयूज के स्कोर में जोड़ दें, क्योंकि अगर उसके आयरन ईटर
न होता तो वो जमीनी चूहा शायद जरूर भाग जाता। और अब उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने लोहे के चूहों की प्रतिक्रिया को कम आंका था। जिंगजिंग्स के कंटीले पौधे से भी, जो कि जंगल में प्राकृतिक शिकारी है, उस जमीनी चूहे को तुरंत नहीं पकड़ सकी। इसलिए उसने देखा कि उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है, जबकि बाकी लोगों ने शिर्यू के शानदार पेट जानवर के लिए थम्स अप दिया, जबकि शिर्यू थी। गहरी सोच में एक अर्थ चूहे को मारने का इनाम सिर्फ 10 बक्स से थोड़ा ही ज्यादा है। तो अगर वो एक दिन में 100 अर्थ चूहे मारते हैं तो बस बराबरी पर आ जाएंगे 11 की मेहनत और पोषण की जरूरत को देखते हुए। पर वह इससे परेशान नहीं होता, क्योंकि अभी का महत्वपूर्ण काम है 11 की सुपर साइट की ट्रेनिंग। तो उसने बाकियों से कहा कि अपने प्लान पर टिके रहें और अलग हो जाएं, जिस पर सब मान गए, क्योंकि इस तरह वे जल्दी चल पाएंगे। चूंकि ये खेत और जंगल क्षेत्र बहुत बड़े हैं, इसके साथ उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें वो अलग होकर हर अकेले अर्थ चूहे का सामना खुद ही करेंगे। और अगर उन्हें चूहों का झुंड मिलता है तो वे दूसरों को बुलाएंगे और योजना बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए मिलकर काम करना बेहतर रहेगा और देखेंगे कौन ज्यादा अर्थ चूहे मार सकता है। लेकिन युए अपने स्कोर के बारे में जानने के लिए उत्साहित नहीं थी, क्योंकि उसके लोहा खाने वाले के साथ वह पक्का आखिरी स्थान पर आएगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसका लोहा खाने वाला और शिर्यूस लोहा खाने वाला एक ही प्रजाति के नहीं है। उधर शिर्यू अभी अकेले हैं, तो वह 11 से बोला कि दोपहर से पहले 20 चूहों को पकड़ने का टारगेट सेट करे। लेकिन शिर्यू के हैरानी की बात यह है कि 11 माना कर दिया, क्योंकि उसका इरादा तो 200 चूहों को मारने का है। वह जानता है कि 11 के निश्चय में रुकावट नहीं डाल सकता। शिर्यू बस एक बार फिर से 11 को याद दिला दिया कि वह खेत या फलों के पेड़ों को नष्ट न करे, क्योंकि अगर उससे कोई नुकसान हुआ तो उसको पैसा देना पड़ेगा और वह पैसा उसके खाने के बजट से कटेगा। और हाँ, आज हम हार्डन के साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि उसकी प्रतिक्रिया और शारीरिक शक्ति को तेज करना। तो उसे बिना कोई स्किल्स का इस्तेमाल किए धरती के चूहे मारने चाहिए। उसे गंभीरता से 11 को यह बात याद दिलानी पड़ी, क्योंकि वह जानता था कि वह क्या कर सकता है। ये बंदा तो स्टील के बोर्ड भी तोड़ सकता है। तो अगर हम सावधान नहीं रहे तो फलों के पेड़ और खेत बर्बाद हो सकते हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि 11 सच में इसे गंभीरता से ले, उसने बोला कि वह इनाम का पैसा उसे एक्स्ट्रा खाना खरीदने में इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही 11 फौरन अपना काम करने को दौड़ पड़ा, संभल कर काम करते हुए। इससे तो मजदूर भी हैरान हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 11 सचमुच में लोहा खाने वाला है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा। इतने समय तक तो उसने जीवन भर पसंद किया, पर 11 ने एक पल को रुक के अपने ट्रेनर से पूछा कि वो उसे अर्थ एस्केप क्यों नहीं सिखा रहा, क्योंकि उसकी मदद से वो जमीन में घुसकर उन्हें पकड़ सकता है। जिस पर शिर्यू मुस्कुराया, क्योंकि 11 का दिमाग बदलता हुआ दिख रहा है कि बिना मेहनत के स्किल्स सीखना कैसा होता है। अब तो उसे एहसास हुआ है कि कितना जरूरी है नए स्किल्स होना। इसलिए 11 ने हाथ पर हाथ धरा, मानो वो अपने ट्रेनर को बता रहा है कि सब कुछ तो उसका ही आइडिया था, तो ज्यादा अकड़ दिखाने की क्या जरूरत है, बस उसे वो दमदार स्किल सिखा दो जो अभी उसे चाहिए। पर शिर्यू ने साफ कर दिया कि वो उसे वो स्किल नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो अपने स्किल स्लॉट्स को और रेयर स्किल्स के लिए बचा के रख रहा है। थोड़ी देर बाद काम कर रहे आदमी को हैरानी हुई जब उसने 11 से धीरे चलने को कहा, क्योंकि उसकी बूढ़ी हड्डियां उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं, जबकि बाकी लोग शिकार से वापस आ रहे थे। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि 11 अभी भी उस पर लगा हुआ था। 2 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि ये लोहे वाला जानवर इतनी ऊर्जा कैसे रखता है। तो शिर्यू ने समझाया कि ये भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है, और उसका लोहे वाला जानवर तो खाता और ट्रेन करता ही रहता है, तो ये उसके रोज के ट्रेनिंग लोड से तो कुछ भी नहीं है। और चंगकाइस को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि 11 अब तक 22 चूहे पकड़ देख चुका है। मतलब वो हर 5 मिनट में एक चूहा पकड़ देख रहा है। वो चिंकाई ने शिर्यू से पूछा, क्योंकि सुबह उसे लगा था कि शिर्यू की हालत ठीक नहीं है, तो अब वो इतना खुश क्यों है। जिसका जवाब जुर्यू ने उसे अपनी सेंजा बीन जैसी सप्लीमेंट्स दिखा कर दिया और कहा कि इसे ट्राई करो, क्योंकि ये बड़धाई काम की चीज है। जबकि बाकी लोग हैरान थे। ये देख के लगा कि प्रशिक्षक भी अपने पालतू जानवर जैसा ही है, लेकिन इससे चेनकाई को समझ में आ गया कि वो शहर के प्रशिक्षकों से पीछे क्यों रह गया है। और सिर्फ प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग अपनी मेहनत से उससे भी आगे निकल जाते हैं। फिर शाओयू पूछता है कि उन्होंने कितने चूहे पकड़े, जिसपे चंगकाई बताता है कि उसने 7 मारे और जिंगजिंग ने 6। वहीं युए हैरान है, क्योंकि उसका लोहा खाने वाला बहुत बेवकूफ है, तो वे सिर्फ 2 ही मार पाए। जिस पर 11 गर्व से कहता है कि सभी लोहा खाने वाले उसके जैसे नहीं होते। लेकिन बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ऐसा महसूस न करे, क्योंकि ये छोटा लोहा खाने वाला अपने तरीके से अच्छा अलग है। और जो सबसे कमाल का पेट बीस्ट उसने देखा है, तो उसे अपने आयरन ईटर पर सख्त ना होना चाहिए। जबकि 11 को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई अनजान उसे सहला रहा था। थोड़ी देर बाद शिर्यू ने उनका खाना लाया, तो वो लोग बैठकर खाने लगे। जब 11 अभी भी अपना काम कर रहा था, शिर्यू खुद को रोक नहीं पाया और पूछा कि क्या उसका आयरन ईटर कभी आराम भी करता है, क्योंकि ये उसके लिए अविश्वसनीय था। आयरन ईटर्स को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और उसने अपने आयरन ईटर को ब्रीडिंग बेस में चुनने में बहुत समय लगाया था, तो वो ऐसे जीवंत आयरन ईटर को कैसे चूक गई। जिस पर शिर्यू ने जवाब दिया कि 11 का व्यवहार ही वजह है कि 11 ने पहली बार में ही हार्डन को प्रोफिशिएंट लेवल तक सीख लिया। इसके साथ ही
उन्हें समझ आ गया कि ये दोनों कितने असामान्य रूप से समर्पित हैं और चेन कई अब जान गया कि शहर में प्रोफेशनल टेमर एग्जामिनेशन की पासिंग रेट इतनी ऊंची क्यों है। इसलिए वो मान लेता है कि शहर के सभी टेमिंग स्टूडेंट्स भी शियू की तरह मेहनती होंगे। जैसे ही वो शियू से पूछता है कि उसने अपने पालतू जानवर को इतना अनुशासित कैसे बनाया, शियू को अजीब लगता है कि चिंग कई चीजों को कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, क्योंकि वो खुद अच्छे से जानता है कि वो 11 ऐसे ही होते हैं और ये अविश्वसनीय जोड़ी बस इत्तेफाक से बन गई तो उन्हें असली वजह समझाना मुश्किल है। और अगर 11 इतना मेहनती है तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चंकाई को नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो शियो और 11 की लगन से प्रेरित हुए हैं। जैसा कि चंकाई ने कहा कि वो अब से अपने बर्फीले आर्माडिल्लो को और ज्यादा सख्ती से ट्रेन करेगा। और जिंगजिंग भी जल्दी पीछे हो ली, कहते हुए कि वो कल फार्मेसी से क्लियरिंग कैप्सूल्स का एक डब्बा खरीदेगी और पूरी रात पढ़ाई करेगी। इससे उनकी आंखों में उम्मीद भर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार शूज की शक्ति के पीछे का रहस्य जान लिया। जबकि शिर्यू पसीने से तरबतर था, क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने उसे बहुत गलत समझा है, लेकिन वो उन्हें मनाने में असमर्थ था। इसलिए उसने उन्हें बस बेस्ट ऑफ लक की दुआ दी। फिर चेन काय ने शिर्यू से पूछा कि क्या वो प्रोफेशनल ब्रीडर की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिस पर शिर्यू ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। भले ही वो प्रजनन की पढ़ाई कर रहा हो, पर अभी के लिए वो प्रोफेशनल प्रशिक्षक की परीक्षा देने का सोच रहा है। शिर्यू ने ये सोचकर फैसला किया कि अगर वो प्रोफेशनल प्रजननकर्ता बन गया तो बहुत बड़ी दौलत कमा सकता है, पर अगर उसकी प्रतिभा सामने आ गई तो उसे जिंदा चमड़ी उतार दी जाएगी। भले ही यह देश कानून के शासन में है, पर ऊंचे दर्जे के प्रशिक्षकों और आम नागरिकों के बीच का तंग वर्ग भेद पता चलता है और बड़ी कंपनियां बाजार पर कब्जा करती हैं। गुट और देश आपस में मुकाबला करते हैं। प्रशिक्षक भी दूसरे प्रशिक्षकों को मात देने की कोशिश करते हैं। इंसानों के खतरे के अलावा बहुत तेज दिमाग वाले अलौकिक जानवर भी मानव इलाकों पर कब्जा करने की देख रहे हैं। इसीलिए वो अपनी स्किल सिखाने की प्रतिभा को बिना रोका-टोक इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक वो खुद की रक्षा करने की क्षमता नहीं पा लेता। इसलिए उसके लिए बेहतर है कि वो प्रोफेशनल प्रशिक्षक की परीक्षा पास करे, ताकि उसे ऊंची स्तर की जानवरों को छूने और ऊंची स्तर के स्किल्स को कॉपी करने का ज्यादा मौका मिले, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि इस खतरनाक दुनिया में वो सिर्फ प्रोफेशनल प्रशिक्षक बनकर और अपने स्किल्स को सुधार कर ही जिंदा रह सकता है। फिर चंकाई मान के चलता है कि तुम जरूर 2 साल बाद एग्जाम देने का सोच रहे होगे, तो शायद हम फिर से मिल पाएंगे। और चूंकि अभी जुलाई है, अगला परीक्षा की तारीख 6 महीने दूर है, तो ये समझ में आता है कि चेन काया ऐसा सोच रहा था क्योंकि इनके जानवरों का स्तर कम है, इसलिए वे अभी पेशेवर परीक्षा देने के काबिल नहीं हैं। और पेशेवर पंडित परीक्षा का पहला राउंड बुनियादी परीक्षा होती है, तो पालतू जानवर कम से कम उत्कृष्ट दर्जा का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पालतू जानवर का स्तर 10 या उससे ऊपर होना चाहिए, और उनके पालतू जानवरों के लिए अगले साल स्तर 10 तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा। उत्कृष्ट दर्जा तो दूर की बात है। तो चंकाई को यकीन है कि शियू आने वाले 2 साल बाद परीक्षा देने की सोच रहा होगा, लेकिन उसे हैरानी हुई जब पता चला कि शिर्यू इसी साल परीक्षा देने का सोच रहा है, क्योंकि शिर्यू को पता है कि उसकी कम बचत आय के बिना 11 लोगों की आर्थिक मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए वो जल्द से जल्द अपना लाइसेंस प्राप्त करके अपने वित्तीय बोझ को कम करने पर अटल है। जबकि बाकी लोग सिरियस के साहसिक दावे से हैरान थे, क्योंकि उसका लोहा खाने वाला अभी हाल में ही स्तर 5 तक पहुंचा था। इससे कहना कि वो पारलौकिक रैंक तक पहुंचे शायद ज्यादा ही उम्मीद करना होगा, और बहुत सारे जानवर पारलौकिक रैंक तक पहुंचने से पहले अटक जाते हैं। आखिरकार सब कुछ उस जानवर की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो इस चुनौती को पार कर पाए, अगर वो पारलौकिक रैंक में पहुंचना चाहे। लेकिन शिर्यू तो पारलौकिक रैंक तक पहुंचने का सोच भी नहीं रहा था। उसे भी पता था कि ये मुश्किल होगा, पर इसे 10वीं लेवल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जानवर पारलौकिक रैंक से नीचे हैं, वो भी प्रोफेशनल परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं, और यही मजबूत होने के फायदे हैं। जैसे कि वो खास परीक्षा की बात कर रहा था, जहां एक टेमर उच्च रैंक वाले जानवर से चुनौती लेता है। इससे अगर उसका आयरन ईटर पारलौकिक रैंक तक नहीं पहुंच पाता है, तो भी ये विकल्प उसके पास है, तो उच्च रैंक वाले जानवर से चुनौती देना उसके लिए आसान हो जाएगा, अगर उसके पास उच्च स्तरीय कौशलों का कमाल का मास्टरी है। चेंकाई के चेहरे पर अब हैरानी छा जाती है, क्योंकि शिर्यू तो बस सच्चाई बोल रहा है। जब वो समझ जाता है कि शिर्यू तो उससे कहीं आगे की सोच रखता है, और वो भी ज्यादा विस्तार से। इसके साथ ही वो फैसला करता है कि वापस आके अपने आर्माडिलोस की ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ाएगा। अचानक आयरन बंद हो गया। जिसने भी सुना सब दहशत में आ गए। फिर उन्हें बताया गया कि शहर ने उत्पाद के लिए पीले रंग का चेतावनी जारी की है, क्योंकि बहुत सारे जानवर पहले से ही दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि उनकी संख्या और बढ़ेगी, जिससे दूसरे मजदूर जल्दी से जल्दी रक्षा मैनुअल के हिसाब से ठीक कदम उठाने लगे। इससे चेन काय और जिंगजिंग डर गए, जैसा कि बड़े उम्र का मजदूर उन्हें घर जाने की सलाह दे रहा था। पर इसके पहले चेन काय ने पूछा कि उस घोषणा का क्या मतलब था, जिस पे बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उसे खुद भी यकीन नहीं है, लेकिन वो यह जानता है कि स्नोवी माउंटेन पर जानवर हैं।
क्योंकि उसे पता है अभी घबराने की कोई बात नहीं है। 10 साल पहले वाले हालात से उलट अब स्नोवी माउंटेन और पिंकिंग डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक ऊंची दीवार है और तामेर्स एसोसिएशन के नीचे तामेर आर्मी दीवार के दोनों ओर तैनात है। वो लोग उत्पात के खिलाफ उनकी पहली रक्षा पंक्ति हैं और चेतावनी सिर्फ इशारा है। गांव वालों को हालत के बारे में बताना ये मतलब नहीं कि खतरा होने वाला है। तो अगर दीवार टूटने का खतरा है तो वो सिर्फ कोड येलो नहीं होगा। जब चेनकाई ने देखा कि शिर्यू और यू शांत हैं, चेनकाई मानता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तो वो भी खुद को शांत करता है और बिना सोचे समझे सुझाव देता है कि वो जहां मॉन्स्टर था वहां चल के देखें, जिसे यूहा ने तुरंत मना कर दिया और बाकियों को भी यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा कहा। फिर तुम्हारा तो फिर भी सुझाव है कि अभी उन्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये मिशन वो कभी भी कर सकते हैं और तमर्स एसोसिएशन में वापस आने के बाद इस चेतावनी के बारे में पूछना चाहिए। जल्दी ही वो तमर्स एसोसिएशन पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि वहां का कर्मचारी भी खुद सुनिश्चित नहीं था। मगर लगता है इस महीने में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2 चेतावनियों के लिए कोड ब्लू था। वाह, किस्मत से मिस्टर जांग वहां पहुंच गए। जब उन्होंने ग्रुप चैट में उनके मैसेज देखे तो सोचा देखा जाए क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो वहां उनसे टकरा जाएंगे। और शिर्यू तो हैरान हो गया जब पता चला कि वो उसी ग्रुप में चैट कर रहे थे जिसमें टीचर भी थे। ये ग्रुप चैट तो किसी मुसीबत को बुला रही थी। अगर कोई गलती से भयानक मीम भेज देता तो चेनकाई ने उन्हें अपने टीचर से मिलवा दिया। उन्होंने बोला कि शायद उन्हें आइडिया है उस हंगामे की चेतावनी के बारे में, लेकिन बात करने से पहले उन्होंने सुझाया कि कहीं और चलें क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। चलते चलते शिर्यू गहरी सोच में डूबा हुआ था। सोच रहा था कि अगर मामला खराब हो जाए तो वो क्या कुछ तैयारी कर ले ताकि वो 11 के साथ सिटी में भाग सके, क्योंकि यहाँ सबर्ब्स में सुरक्षित नहीं है। जबकि मिस्टर जंग उन्हें बता रहे थे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चीजें 10 साल पहले की तुलना में बहुत अलग हैं। बर्फीले पहाड़ के आसपास की सुरक्षा प्रणालियां काफी मजबूती से बनाई गई हैं। अगर परिस्थिति खतरनाक भी हो जाए तो भी पशु संवर्धक संघ फटाफट प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा। अगर यहाँ पिंकिंग में मौजूद सदस्य खुद से मामला संभाल नहीं पा रहे हों तो शहर से पशु संवर्धक यहाँ भेज दिए जाएंगे। अगर शहर की पशु संवर्धक सेना जानवरों को रोक पाने में असमर्थ रहती है तो आसपास के शहरों की पशु संवर्धक सेनाएं तुरंत मदद के लिए बढ़ाई भेजेंगी। बर्फीले पहाड़दाज पर जो जीव हैं, वो ग्लेशियर सिटी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो भले ही एक और उत्पात की संभावना हो, पर अभी तो बस थोड़े से जानवरों का इकट्ठा होना है। वो भी पिछले 10 साल पहले जो अचानक घटना घटी थी उसके मुकाबले बहुत छोटी चीज है। अचानक शियू पूछते हैं मिस्टर जांग से इसकी वजह क्या है, क्योंकि जानवर तो सब बर्फीले प्रकार के होने चाहिए। उन्हें तो बर्फीले पहाड़दाज का माहौल सिटी से ज्यादा पसंद होना चाहिए। साथ ही किताबों से उन्हें पता चलता है कि उत्पातों के मुख्य कारण खाने, संसाधनों की कमी और कड़ी डेडही प्रतियोगिता होती है, पर निश्चित रूप से ये बर्फीले पहाड़ों पर हो रही घटना के पीछे मुख्य कारण नहीं हो सकते। आखिरकार उत्पात अक्सर भविष्यवाणी योग्य होते हैं, पर 10 साल पहले बिना किसी चेतावनी के हुआ वह उत्पात एक असामान्य घटना थी। शियो का ये सवाल सुन के मिस्टर जांग और भी ज्यादा सहमत हो गए। हालांकि वे भी इसकी वजह से अनिश्चित हैं। इसलिए 10 साल पहले जो उत्पाद आया था उसे लाने वाला कार्य कारण अब भी रहस्य ही है, लेकिन अगर उसे अंदाजा लगाना हो तो वो कहेगा कि सिटी के अधिकारियों के पास पहले से ही जवाब है। जैसे ही वो पूछता है कि क्या उन्हें ग्लेशियर सिटीज इतिहास के बारे में पता है, जो नहीं था क्योंकि वो उसकी बातों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। तो मिस्टर जंग समझाते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये ठीक से इतिहास नहीं है सटीक होने के लिए। फिलहाल तो बस कुछ अनुमान चल रहे हैं, लेकिन पुरातत्विक खोज के मुताबिक 2000 साल पहले ग्लेशियर सिटी के आसपास कोई भी बर्फीले पहाड़ नहीं थे। उस वक्त ये इलाका एक विकसित टेमर जनजाति का क्षेत्र था, पर एक बर्फ का ड्रैगन आकर पास के पहाड़ पर उतरा। वो ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए भले ही वो सिर्फ उस इलाके में रहता था, उसने बर्फीले युग की शुरुआत कर दी और इससे टेमर जनजाति को बहुत मुश्किलें आईं। इसलिए टेमर जनजाति ने फैसला किया कि वो बर्फ के ड्रैगन को दूर भगाएंगे और उसके खिलाफ चल पड़े। इसके चलते उस पहाड़ पर दिनों तक बड़ी जंग चली। यहाँ तक कि कहते हैं कि उस वक्त के दौरान ही बर्फीला पहाड़ बना था, पर भाग्य से पशु प्रशिक्षक जनजाति जीत गई। क्योंकि बर्फीले पहाड़ पर एक बर्फ ड्रैगन का खंडहर है, अफवाह ये भी है कि बर्फ ड्रैगन के अवशेष अंदर मुहर लगे हुए हैं। उस वक्त के प्रशिक्षक ही वो थे जिन्होंने अवशेषों को मुहर लगाई थी, और भले ही यह पहले से हजारों साल पहले ड्रैगन की दहाड़ अभी भी कभी कभार खंडहर के पास सुनी जा सकती है, पर वो बर्फीला ड्रैगन तो अब तक मर जाना चाहिए था। इसलिए कहा जा रहा है कि बंद किए गए बर्फ के ड्रैगन ने एक रूहानी रूप ले लिया है और वो पहाड़ों पर जानवरों को प्रभावित कर रहा है, और उसकी ड्रैगन की छाप उन जानवरों को पागल कर रही है और मानव बस्तियों पर बदला लेने के लिए उकसा रही है। ये कहानी से जिंगजिंग काफी डर गई थी और वो शू के साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे सांत्वना मिल सके, लेकिन शू वैसा होने से नहीं चूका। इसलिए उसने आराम से उसको ऐसा करने से रोका, जबकि बाकी लोग भी उतने ही डरे हुए थे। और अपने दावे को और मजबूत करते हुए मिस्टर जंग ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए उनको बताया कि ये खुदाई में मिलने वाला एक आर्टिफैक्ट है। कहते हैं कि पत्थर का ये दानव कबीले का टोटेम है।
तो शियू ने पूछा कि क्या कबीले ने इसके साथ बर्फ के ड्रैगन को हराया था, लेकिन उसे हैरानी हुई जब एक रहस्यमयी आवाज ने उसके बजाय उत्तर दिया, कहते हुए कि ये वैसा नहीं था। और जब उसने अपने आसपास और गौर से जांच पड़ताल की तो वो हैरान रह गया कि आवाज मूर्ति से आ रही थी। पर उसकी उलझने तो और भी बढ़ गईं। ये मूर्ति में तो जीवन के कोई चिन्ह ही नहीं थे और टेलीपैथी सिर्फ जीवित प्राणियों की आवाज सुनने के लिए होनी चाहिए। और अगर इस मूर्ति में कुछ गलत होता तो ये यहाँ पर नहीं रखी जाती। जैसे ही मूर्ति अपनी बात को बार बार दोहरा रही थी, ये कहते हुए कि सब कुछ पहले जैसा नहीं था। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।